हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पूनम एंड वेलकम टू सुबेरा स्टडी पॉइंट्स। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे सीखने के लिए आकलन और सीखने के रूप में आकलन। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। और उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड वीडियो अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं सीखने के लिए आकलन। तो सीखने के लिए जो आकलन होता है ये अध्यापन कार्य से पहले या सीखने के दौरान भी किया जाता है। और इसका मतलब ये होता है कि जब भी एक शिक्षक अपने बच्चों को कुछ सिखाना चाहता है, यानी कि जो कुछ भी वह सिखाने जा रहा है, तो उससे पहले वह बच्चों का आकलन करता है, यानी कि एक तरीके से बच्चों का पूर्व ज्ञान चेक करता है, उनकी मानसिक स्थिति, उनकी रुचियाँ, क्षमताएँ आदि सभी चीज़ों को जांचना ही अधिगम के लिए आकलन कहलाता है। और इन सभी चीज़ों का आकलन करने के बाद फिर उसी हिसाब से शिक्षक बच्चों को शिक्षा प्रदान करता है। तो अधिगम के लिए जो आकलन होता है वो पढ़ाने से पहले किया जाता है। इसके अलावा इसे निर्माणात्मक आकलन भी कहेंगे। निर्माणात्मक आकलन से मतलब है क्योंकि बच्चों को पढ़ाने के लिए पहले ही आकलन किया जाता है और उसके बाद फिर निर्माण किया जाता है कि किस तरीके से बच्चों को पढ़ाया जाए, तो इसे निर्माणात्मक आकलन भी कहेंगे। और निदानात्मक आकलन से मतलब है कि पहले बच्चों की समस्याओं को या क्षमताओं को, रुचियों को जान लिया जाता है और फिर उसके हिसाब से ही बच्चों को शिक्षा दी जाती है, यानी कि जो कुछ भी उसकी समस्याएं हैं उसका निदान किया जाता, मतलब निदानात्मक आकलन के बाद फिर उसका उपचार किया जाता है, तो इसे निदानात्मक आकलन भी कहेंगे। और इसके बाद शिक्षण विधि या विषय वस्तु का चयन भी किया जाता है, क्योंकि जब हम आकलन कर लेंगे कि बच्चों को हमें क्या सिखाना है, कैसे सिखाना है, तो उसी के हिसाब से हम शिक्षण विधियों का चयन करेंगे या फिर विषय वस्तु का भी चयन करेंगे। क्योंकि विषय वस्तु का चयन हमें बच्चों के हिसाब से ही करना है, यानी कि बच्चों की क्षमताएँ कैसी हैं, कैसी रुचियाँ हैं, उसी के अकॉर्डिंग ही हम विषय वस्तु लेंगे। तो जब हम उन्हें सिखाने के लिए आकलन कर लेंगे तब हम विषय वस्तु का भी चयन करेंगे। और साथ ही ये प्रवेश परीक्षा के दौरान भी किया जाता है। तो प्रवेश परीक्षा से मतलब ऐसे है कि बच्चों को जब भी कुछ सिखाना है तो उसके पहले उनसे एग्ज़ाम लेना, ताकि जो बच्चों की क्षमताएं हैं और उसको हम किस क्लास में रखें और उसके लिए जो पाठ्यक्रम है वो कैसा तैयार करें, तो इसके लिए मतलब प्रवेश परीक्षा भी ली जाती है। यानी कि प्रवेश परीक्षा जो है वो भी सीखने के लिए आकलन के अंतर्गत ही आती है। तो ये सारी चीज़ें रहेंगी सीखने के लिए आकलन में, कि अध्यापन कार्य से पहले होता है, सीखने के दौरान भी होता है, और इसे निर्माणात्मक आकलन या निदानात्मक आकलन भी कहेंगे। और इसके बाद ही हम शिक्षण विधि या विषय वस्तु का चयन करते हैं और ये प्रवेश परीक्षा भी इसमें सम्मिलित होती है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। और अब आगे बात कर लेते हैं कि सीखने का आकलन। तो सीखने का आकलन यानी कि अब आपने जब बच्चों को कुछ सिखा दिया है तो सिखाने के बाद यह चेक करना कि बच्चों ने क्या सीखा है, तो ये आकलन कहलाता है सीखने का आकलन। तो ये होता है अध्यापन कार्य के अंत में, यानी कि सीखने के लिए आकलन अध्यापन कार्य से पहले होता है और सीखने का जो आकलन होता है वो अध्यापन कार्य के अंत में होता है। मतलब जब बच्चों को पढ़ा लिया जाता है उसके बाद ये चेक करना कि बच्चों ने क्या सीखा है। जैसे कि अर्धवार्षिक परीक्षा या वार्षिक परीक्षा, तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये सीखने का ही आकलन होता है। योगात्मक आकलन, तो योगात्मक आकलन के अंतर्गत भी जब पूरा पाठ्यक्रम फिनिश हो जाता है उसके बाद जो आकलन किया जाता है वो योगात्मक आकलन कहलाता है। और इसके अलावा इसमें शिक्षण विधि या विषय वस्तु में सुधार किया जाता है, क्योंकि जब सीखने के लिए आकलन किया था तो वहाँ पर हमने विषय वस्तु का चयन किया था कि बच्चों के हिसाब से हमने विषय वस्तु ली थी, बट फिर उस विषय वस्तु के हिसाब से बच्चों को सिखाया, सिखाने के बाद फिर से आकलन किया तो बच्चे क्या सीख नहीं पाए या बच्चों को कहाँ पर कठिनाई आई है, तो उस हिसाब से फिर से हम शिक्षण विधि में भी सुधार करेंगे और विषय वस्तु में भी सुधार करेंगे। तो सीखने का आकलन के बाद विषय वस्तु में सुधार या विधियों में भी सुधार किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें याद रखेंगे। उसके बाद अधिगम के रूप में आकलन और अधिगम में आकलन, इसको भी समझ लेते हैं। तो सबसे पहले अधिगम के रूप में आकलन की अगर बात करें तो मतलब अपने आप से ही आकलन करना। जैसे बच्चों को कुछ सिखाया है तो जब बच्चा खुद से खुद का आकलन करे तो वह होता है अधिगम के रूप में आकलन।
तो मान लो एक शिक्षक ने बच्चों को कुछ सिखाया, फिर बाद में बच्चे खुद से खुद का आकलन करते हैं या आपस में एक दूसरे से पूछ लेते हैं, तो इस तरीके का आकलन अधिगम के रूप में आकलन कहलाता है। और अधिगम में आकलन से मतलब है कि जैसे बच्चों को पढ़ाया जा रहा है तो बीच बीच में ही उनसे थोड़ी थोड़ी चीज़ें पूछते रहना, ये अधिगम में ही आकलन होता है। तो मैं आशा करती हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, यानी कि अधिगम में आकलन, अधिगम के रूप में आकलन और अधिगम का आकलन या फिर अधिगम के लिए आकलन। अब आगे देख लेते हैं मूल्यांकन के प्रकार। तो मूल्यांकन के प्रकार की अगर बात करें, निर्माणात्मक मूल्यांकन या रचनात्मक मूल्यांकन, योगात्मक मूल्यांकन, निदानात्मक मूल्यांकन, उपचारात्मक मूल्यांकन या फिर सतत और व्यापक मूल्यांकन। तो सबसे पहले यहाँ पर हम निर्माणात्मक मूल्यांकन की अगर बात करें, तो जब एक अध्यापक पढ़ाने के दौरान ही बच्चों से बीच बीच में क्वेश्चन पूछता है या फीडबैक लेता रहता है, तो इस तरीके का जो मूल्यांकन होता है वो रचनात्मक मूल्यांकन या निर्माणात्मक मूल्यांकन कहलाता है। उसके अलावा योगात्मक मूल्यांकन की बात करें, तो योगात्मक मूल्यांकन जब पाठ्यक्रम समाप्त हो जाता है उसके बाद मूल्यांकन किया जाता है, जैसे कि पूरे वर्ष के अंत में परीक्षा लेना, ये योगात्मक मूल्यांकन कहलाता है। और निदानात्मक मूल्यांकन से मतलब है कि बच्चों को कुछ पढ़ाने के बाद फिर उनका आकलन करना और ये पता करना कि बच्चों को कहाँ पर समस्याएं आई हैं, क्या समस्या हुई है, मतलब ये सारी चीज़ें पता करना कि बच्चा जो है वो यदि कोई चीज़ नहीं सीख पाया है तो क्यों नहीं सीख पाया है, तो इन सभी चीज़ों का पता करना निदानात्मक मूल्यांकन कहलाता है। और उसके बाद उपचारात्मक मूल्यांकन की अगर बात करें, तो सबसे पहले जब हमने ये जान लिया है निदानात्मक मूल्यांकन के अंतर्गत कि बच्चों को क्या समस्याएं आ रही हैं, तो उन समस्याओं का उपचार करना ही उपचारात्मक मूल्यांकन कहलाता है। और सतत और व्यापक मूल्यांकन से मतलब है कि बच्चों का कंटिन्यू मूल्यांकन करते रहना, और व्यापक का मतलब है कि उनके सभी पक्षों को ध्यान में रख करके मूल्यांकन करना। तो ये तो हो गया सतत और व्यापक मूल्यांकन। उसके बाद आगे बात कर लेते हैं अच्छे परीक्षण की विशेषताएं। मतलब जब हम बच्चों का मूल्यांकन कर रहे हैं, यानी कि उनका परीक्षण करते हैं, तो उस टाइम उसकी विशेषताएं क्या क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, मानकता और विवेधकता। तो अब हम सबसे पहले समझते हैं वैधता को। तो वैधता से मतलब है कि यदि कोई परीक्षण वही मापन करता है जिसके मापन के लिए उसका निर्माण किया गया है, तो वह परीक्षण वैध कहलाएगा। और विश्वसनीयता से मतलब है कि समान परिस्थितियों में यदि समान परिणाम देना, तो ऐसा मूल्यांकन, ऐसा जो परीक्षण है वो विश्वसनीय होगा। और वस्तुनिष्ठता से मतलब है कि जैसे कोई भी परीक्षा ली गई है या किसी भी चीज़ का कुछ भी परीक्षण किया गया है, परीक्षा से ही समझ लेते हैं, यानी कि यदि कोई एग्ज़ाम लिया गया है तो एग्ज़ाम के बाद यदि उसको अलग अलग शिक्षकों ने भी चेक किया, मतलब एक ही बच्चे की कॉपी यदि कई शिक्षक चेक करें, तब भी यदि उस बच्चे को समान अंक ही मिलते हैं, तब तो उस परीक्षण में वस्तुनिष्ठता थी। यदि वहाँ पर पक्षपात हो जाता है या फिर अंक समान नहीं मिलते, तो फिर उस एग्ज़ाम में या उस परीक्षण में वस्तुनिष्ठता नहीं थी। मतलब वस्तुनिष्ठता तभी समझ में आए कि जब कई शिक्षक भी चेक करें, तब भी जो अंक हैं वो उस बच्चे को समान ही मिलें। इसके अलावा मानकता की अगर बात करें, तो मानकता से मतलब है कि प्रत्येक परीक्षण का एक विशेष मानक होना चाहिए, यानी कि मानकों को ध्यान में रख करके हमें परीक्षण का निर्माण करना है। और विभेदकता से मतलब है कि जो भी परीक्षण बनाया गया है, तो वो अलग अलग बौद्धिक स्तर के जो बच्चे हैं उन पर अलग अलग ही परिणाम दें। मतलब जैसे भी कोई भी परीक्षा तैयार की गई है, कोई भी एग्ज़ाम पेपर बनाया गया है, तो वहाँ पर जब एग्ज़ाम लिया जाए तो अलग अलग बच्चों का जो बौद्धिक स्तर होता है, क्योंकि कुछ बच्चे तेज़ बुद्धि के होते हैं और कुछ का जो बौद्धिक स्तर होता है वो थोड़ा कम होता है, तो इस टाइम में जो वो परीक्षण है वो अलग अलग परिणाम देगा, यानी कि कुछ बच्चों के ज़्यादा नंबर आएंगे, कुछ बच्चों के कम नंबर आएंगे, तभी तो वह परीक्षण विभेद कर पाएगा। और यदि वह परीक्षण ऐसा नहीं है, मतलब विभेद नहीं कर पाता है, मतलब मंद बुद्धि वाला बच्चा भी पूरे नंबर ले आता है, तो फिर वहाँ पर विवेकता नहीं पाई जाएगी। तो एक अच्छे परीक्षण में विवेकता भी होनी चाहिए, यानी कि एक अच्छे परीक्षण की विशेषताएं रहेंगी वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, मानकता और विवेकता। अब आगे बात कर लेते हैं, आगे कुछ क्वेश्चन हैं, तो क्वेश्चंस को भी देख लेते हैं
यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, विद्यार्थियों के सीखने में जो रिक्तियाँ रह जाती हैं उनके निदान के बाद क्या होना चाहिए। सभी पाठों को व्यवस्थित रूप से दोहराना, शिक्षार्थियों और अभिभावकों को उपलब्धि के बारे में बताना, समुचित उपचारात्मक कार्य या फिर सघन अभ्यास कार्य। तो अभी हमने बताया था कि सबसे पहले यदि बच्चों का हमने निदान कर लिया है तो निदान के बाद हमें फिर उनका उपचार करना है, यानी कि ऑप्शन हमारा 3rd नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, और अगला क्वेश्चन है कि एक आकलन है, यदि ये सवाल छात्रों के साथ साथ लगातार समान परिणाम देता है तो ये वैध माना जाएगा, अमान्य माना जाएगा, विश्वसनीय या फिर अविश्वसनीय। तो अभी मैंने बताया कि यदि कोई परिणाम लगातार समान ही परिणाम दे रहा है, समान परिस्थितियों में समान परिणाम देता है, तो वह परिणाम या फिर वह आकलन जो होगा वह विश्वसनीय होगा। तो वह एक आकलन विश्वसनीय है यदि छात्रों के साथ लगातार समान परिणाम प्राप्त करता है, यानी कि ऑप्शन हमारा तीसरा सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक अच्छे परीक्षण की कौन सी विशेषताएं होती हैं। वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता, वैधता या फिर उपरोक्त सभी। तो ये सभी ही विशेषताएं होती हैं एक अच्छे परीक्षण की, यानी कि ऑप्शन हमारा 4 नंबर सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। रचनात्मक आकलन कभी कभी संकलनात्मक हो सकता है एवं इसी प्रकार विपरीतता। और संकलनात्मक आकलन से अभिप्राय है कि आकलन अधिगम का एक निरंतर एवं अभिन्न अंग है। तो संकलनात्मक जो आकलन होता है इसका मतलब होता है कि लास्ट में मतलब आकलन करना, यानी कि योगात्मक आकलन इसे कहेंगे, संकलनात्मक आकलन को। तो ये निरंतर तो नहीं होता क्योंकि ये लास्ट में लिया जाता है, इसलिए ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। और रचनात्मक आकलन का मुख्य उद्देश्य है कि विद्यार्थियों की उपलब्धि का श्रेणीकरण करना। तो श्रेणीकरण हमें नहीं करना होता है, यानी कि ये वाला भी ऑप्शन गलत रहेगा। और लास्ट में है, रचनात्मक आकलन समय समय पर शिक्षार्थियों के विकास का सार प्रस्तुत करता है। तो ये सही है, यानी कि हमने बताया था कि जो रचनात्मक आकलन या निर्माणात्मक आकलन होता है वो पढ़ाने के दौरान ही बीच बीच में बच्चों का फीडबैक लेते रहना या उनसे क्वेश्चन पूछते रहना, तो ये होता है रचनात्मक आकलन। यानी कि रचनात्मक आकलन समय समय पर शिक्षार्थियों के विकास का सार प्रस्तुत करता है। तो ऑप्शन हमारा 4 नंबर ही सही रहेगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, सतत और व्यापक मूल्यांकन बल देता है, यहाँ पर होगा, यानी कि सतत और व्यापक मूल्यांकन बल देता है बोर्ड परीक्षा की अनावश्यकताओं पर, सीखने को सुनिश्चित करने के लिए व्यापक स्केल पर निरंतर परीक्षण, या सीखने को किस प्रकार अवलोकित कर रिकॉर्ड को और सुधारा जाए, या शिक्षण के साथ परीक्षाओं का सामंजस्य। तो सतत और जो व्यापक मूल्यांकन होता है ये बल देता है कि सीखने को किस प्रकार अवलोकित कर रिकॉर्ड को और अधिक सुधारा जाए, यानी कि ऑप्शन हमारा तीसरा सही हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन है, विद्यालय आधारित आकलन मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित होता है। आकलन बहुत किफ़ायती होना चाहिए, बाह्य परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को बेहतर जानते हैं, या फिर किसी भी कीमत पर विद्यार्थियों को अच्छे ग्रेड मिलने चाहिए, या विद्यालय बाह्य परीक्षा निकायों की अपेक्षा ज़्यादा सक्षम है। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि विद्यालय जो है वो बाह्य परीक्षा निकायों की अपेक्षा ज़्यादा सक्षम है, क्योंकि और भी जो परीक्षा निकाय हैं वो भी सक्षम होते हैं। तो ये नहीं कह सकते कि विद्यालय जो है वो बाह्य परीक्षा निकायों की अपेक्षा ज़्यादा सक्षम है, यानी कि ये ऑप्शन हमारा गलत रहेगा। और इसके अलावा किसी भी कीमत पर विद्यार्थियों को अच्छे ग्रेड मिलने चाहिए, ये भी सही नहीं है। और आकलन बहुत किफ़ायती होना चाहिए, ये भी कोई ज़रूरी नहीं है, यानी कि ऑप्शन हमारा 2nd नंबर सही रहेगा। क्योंकि जो बाह्य परीक्षक होते हैं तो बाह्य परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को बेहतर जानते हैं, क्योंकि जो शिक्षक होता है वो कंटिन्यू छात्रों से जुड़ा रहता है, तो वह अपने बच्चों की क्षमताओं को बेहतर तरीके से जानता है। और साथ ही जो बच्चे होते हैं वो भी अपने स्कूल में ज़्यादा कंफर्ट फील करते हैं, यानी कि वो तनाव मुक्त होकर और बिना डर के परीक्षा देते हैं। वहीं यदि उन्हें बाहर कहीं परीक्षा दिलवाई जाती है तो बच्चे तनाव में भी रहते हैं, या फिर हो सकता है कि तनाव की वजह से वो सही से भी ना कर पाएँ। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं, इस वजह से ऑप्शन हमारा 2nd नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
पढ़ाई के दौरान असफल होने वाले विद्यार्थियों का मूल्यांकन निम्नलिखित में से किस प्रणाली के तहत होता है? रचनात्मक मूल्यांकन प्रणाली, योगात्मक, निदानात्मक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि पढ़ाई के दौरान यदि कोई विद्यार्थी असफल होता है तो उसका जो मूल्यांकन है वो किस तरीके से किया जाएगा। तो इसके लिए जो हमारा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा तीसरा वाला, यानी कि निदानात्मक मूल्यांकन। क्योंकि यदि विद्यार्थी जो है पढ़ने के दौरान असफल हो रहा है तो हमें ये पता करना होगा कि वह असफल क्यों हो रहा है, यानी कि हमें उसकी समस्याओं का पता लगाना है। तो समस्याओं का पता लगाना ही निदानात्मक मूल्यांकन कहलाता है। तो ऑप्शन हमारा तीसरा सही हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं और मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। तो आगे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।